हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओके, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, डायरेक्टली जंप करते हैं हम आज के टॉपिक पे। सो वी कंटिन्यू विथ आवर शेयर कैपिटल अकाउंटिंग चैप्टर। ओके, सो today's topic is calls in arrear. Okay, so I think if you have gone through my basic शेयर कैपिटल वीडियो, वहाँ मैंने कॉल्स इन एरियर के बारे में बताया था, बट टुडे इसको थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे अपन। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है ये कॉल्स इन एरियर्स पर, तो डू कंसंट्रेट। सो लेट मी फर्स्ट define what is calls in arrear. So calls in arrear refers to a situation where shareholders have not fully paid for the shares they have subscribed. सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो शेयर होल्डर्स होते हैं, आफ्टर द एप्लीकेशन मनी, आफ्टर पेइंग द एप्लीकेशन मनी, उनके कुछ फैक्टर्स ऐसे निकल आते हैं कि वो बाकी पैसा पे नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ पार्ट का पैसा पे नहीं कर पाते इन ईदर ऑन कॉल्स, ऑन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ओके, सो जब वो पे नहीं कर पाते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर बेसिकली एक अकाउंट होता है विच इज इन इन द लायबिलिटीज इटसेल्फ, और उसका पर्पस क्रिएट करने का कंपनी का ये होता है कि दे वांट टू मॉनिटर एंड एंड चेज द पीपल हु हैव फेल्ड टू पे द अमाउंट। ठीक है, सो वो पूरी जो अकाउंट होता है कॉल्स इन एरियर का, उसके अंडर में उसकी पूरी जानकारी होती है, एंड later on they go and chase the customers to collect the money. In case they want, they can levy penalties on them. For example, let's say securities, the SEBI has given a directions that a company can charge 5% interest on call scenarios. Okay, and if there is something specific mention in the memorandum of the company, तो उतना अमाउंट का इंटरेस्ट वो चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्स इन एरियर्स। ओके, अब अपन डायरेक्ट जंप करते हैं एक प्रैक्टिकल सवाल पर। ठीक है, सो इफ यू सी माय स्क्रीन, आई एम टॉकिंग अबाउट इलस्ट्रेशन 3. So Chronic Limited issued 10,000 equity shares of 10 each, payable at 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and the balance of rupees 2.50 on the first and the final call. Okay, all these shares were fully subscribed and paid except of a shareholder having 100 shares who could not pay for second and final call. So we need to give the journal entries. So 10,000 इक्विटी शेयर्स जो इशूड हुए हैं उतने ही सब्सक्राइब भी हुए हैं। ठीक है, और दैट इज एट द रेट ऑफ 10 ईच पेबल। अगर हम इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो दैट इज टू एट रुपीज 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट में, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2.5 सेकंड कॉल पर। अब इसमें ये भी क्लियर मेंशन है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली सेकंड कॉल में जो ड्यू अमाउंट था वो पे नहीं कर पाया। ड्यू अमाउंट कितना था? 2.5 रुपए। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो बिफोर जंपिंग इनटू द जनरल एंट्रीज, मैं आपको एक छोटा सा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, विच विल टैली विथ द जनरल एंट्रीज। ओके, सो सिंपल है, 10,000 हमारे पास शेयर सब्सक्राइब किए हैं। ओके, 10 रुपए के हिसाब से तो कितना हुआ? ये 1 लाख हुआ।
ठीक है, ये हो गया 1 लाख। अब जैसे मैंने बताया कि देर इज अ शेयर होल्डर जिसका 100 जिसने 100 शेयर का 2.5 रुपए नहीं दिया, ठीक है। सो 100 शेयर और ये 2.5 हो जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 250 रुपए। सो 250 रुपए जो होता है दैट बिकम्स योर कॉल्स इन एरियर्स, ओके। Or the net amount which is been received by the company is 99,750. So it's clear that 1 lakh was to be received, but the amount which is received is 99,750. So जब हम इसको करेंगे यहाँ पे तो मैं आपको बताऊंगा how do we record this calls in arrear and how this amount matches with the journal entries. Okay, so let's start. Shares issued कितना है? 10,000। उतनी सब्सक्रिप्शन है कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। एप्लीकेशन मनी कितना दिख रहा है अपन को? 2.5 रुपए, ठीक है। अब मैं आपको याद होगा पहले वीडियो में जब मैं थोड़ा बेसिक बता रहा था, मैंने एक चीज बोली थी, इसको हर समय याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल इज द पेरेंट अकाउंट एंड रेस्ट ऑल आर द चाइल्ड अकाउंट, ठीक है। सो पेरेंट अकाउंट का मतलब मैंने इसलिए बताया था शेयर कैपिटल को क्योंकि शेयर कैपिटल इज द टारगेटेड अकाउंट। ये पेरेंट है, इधर यू कॉल्ड इट अ मदर और फादर, ओके। बाकी सब चाइल्ड हैं। चाइल्ड में मतलब हो जाता है आपका शेयर एप्लीकेशन है, शेयर अलॉटमेंट है, आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स है, ठीक है। सो ये जितने भी रेस्ट हैं ये चाइल्ड अकाउंट हैं और ये काम करते हैं शेयर कैपिटल के लिए, ओके। अभी मैं बताऊंगा कैसे। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट लेट्स रीडू इट। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले जो पैसा मिला, बेटे ने पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन ने पैसा इकट्ठा किया, बैंक में डाला और अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कैसे? वही 10,000 2.5 रुपए के हिसाब से। फिर शेयर एप्लीकेशन ने जो अपना क्रेडिट था वो पापा को दे दिया क्रेडिट में, शेयर कैपिटल को। सो ये एंट्री खत्म हो गई। अब दूसरी एंट्री बनती है अलॉटमेंट की, ओके। अलॉटमेंट में क्या बोल रहा है? ये 3 रुपए। अब मैं आपको एक चीज और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है दिस इज नॉट द कलेक्शन एंट्री। यहाँ पैसा नहीं आया, यहाँ पे ये एंट्री होती है ड्यू दिखाने के लिए कि ये पैसा ड्यू है, अब टाइम आ गया है कि ये पैसा कलेक्ट कर लिया जाए। तो जो बेटा है शेयर अलॉटमेंट वो अपने फादर को प्रॉमिस करता है कि फादर मैं आपको पैसा कलेक्ट होने से पहले ही मैं आपको ये क्रेडिट दे रहा हूँ, पैसा तो मैं कलेक्ट कर लूंगा। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। फिर अच्छी बात है, बेटे ने शेयर होल्डर के पास गया और पैसा कलेक्ट कर लिया 30,000, तो सेम, ओके। तो बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा डाल दिया और अपने आप को क्रेडिट कर लिया, ठीक है, ओके। फिर अपन आते हैं फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट कॉल में बोल रहे हैं 2 रुपए। तो 2 रुपए अगेन द सेम, फर्स्ट कॉल इज अगेन not the collection um, uh, but the due amount which needs to be collected from the shareholders, okay। so यहाँ पे अगेन फर्स्ट कॉल जो है वो चाइल्ड है, फादर ये है, फादर मदर, ओके। तो फर्स्ट कॉल एज ए चाइल्ड प्रॉमिस करते हैं कि आप ये पैसा मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूँ, बाकी मैं कलेक्ट कर लूंगा। तो वही हुआ, बैंक फर्स्ट कॉल गया, शेयर होल्डर्स के पास पैसा लिया एंड 20,000 क्रेडिट कर लिया, अपने आप को बैंक को डेबिट करके बैंक में पैसा जमा कर दिया। चलो अब अपन आते हैं तीसरे चीज पर, वो है हमारा बैलेंस। जो लास्ट कॉल है वो बैलेंस है 2.5 रुपए के हिसाब से, तो फाइनल कॉल 2.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो अगेन अगर आप देखोगे तो ये ड्यू वाला है, ठीक है, जिसमें फाइनल कॉल एज ए चाइल्ड इज प्रोमिसिंग हिज फादर दैट आप 25,000 रख लो, मैं कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि देयर इज अ शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया एट द रेट ऑफ 2.5 रुपए, ठीक है। तो क्या हुआ? 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, हमने इसको फर्स्ट कॉल में डाल दिया, सॉरी फाइनल कॉल में डाल दिया इसको 100, ठीक है। तो अब आप देखो ये हो गया, 25,000 का ड्यू हुआ था लेकिन बेचारा बेटा उसको घाटा हो गया, कलेक्ट करने गया तो उस आदमी ने 250 रुपए नहीं दिए, बैंक में ये चला गया, ठीक है। तो टोटल मिला के 25,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। क्लियर? मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। अब मैं
आता हूं कॉल्स इन एरियर की। ये जो 250 रुपए जो नहीं दिया गया है, जो पैसा नहीं दिया गया है, उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया गया है। स्पेशल अकाउंट बनाया गया है, वो अकाउंट है कॉल्स इन एरियर। ओके, इस कॉल्स इन एरियर में 250 रुपीज डेबिट किया गया है। ठीक है, सो डेबिट इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज जब नहीं मिलती उसको हम यहाँ पे एज ए कॉस्ट ले लेते हैं। तो ये 250 है, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। ये है तो लायबिलिटी में डेबिट हो गया है। ठीक है, सो ऑल दीज अकाउंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल दीज अकाउंट्स अपार्ट फ्रॉम बैंक, एवरीथिंग इज लायबिलिटी। ओके, एवरीथिंग फॉल्स अंडर द साइड ऑफ लायबिलिटी। वहीं पे डेबिट हो रहा है, वहीं पे क्रेडिट हो रहा है। आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा तो और भी क्लियर करूंगा, बहुत डेप्थ में क्लियर करूंगा कि बैलेंस शीट बनती कैसे है उसकी। चलिए ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम आपको क्लियर हो गया। फॉर एनी क्वेश्चंस जस्ट कमेंट। अब आती है जो मैंने बात कही थी 99,750 की। तो अब इसको रिकॉन्साइल करते हैं। रिकॉन्साइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमको ये देखना पड़ेगा कितना पैसा आया। पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी बैंक अकाउंट्स पे डेबिट है, ओके, हम उसको जोड़ते हैं। 25,000 ये हो गया, दूसरा बैंक अकाउंट ये आ गया 30,000 हो गया, फिर आता है बैंक अकाउंट 20,000 हो गया, फिर आता है 24,750 हो गया बराबर। ये देखो 99,750, 99,750, हेंस प्रूफ दैट मेरा जनरल एंट्रीज बिल्कुल करेक्ट है। कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट बिल बिल्कुल सही है। गॉट इट, गुड। सो कीपिंग इन माइंड एंड टू कंटिन्यू विद दिस, लेट्स डू अनदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, अब ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम बट लिटिल ट्रिकी। थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बताता हूं क्यों वो ट्रिकी है। लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। एच लिमिटेड इशू 5,000 इक्विटी शेयर्स फॉर ₹100। अमाउंट पेबल जो है 10 रुपए एप्लीकेशन में है, 60 रुपए अलॉटमेंट में है, 20 रुपए फर्स्ट कॉल में है और 10 रुपए सेकंड कॉल में है। ठीक है, और इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना। इस सेंटेंस में लिखा है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी है जिसने 100 रुपए जो है, 100 शेयर्स है, वो फर्स्ट कॉल में नहीं दिया। ठीक है, अब इसमें ट्रिकी क्या है, ट्रिकी ये है कि जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा आ रहा हो और इसके आगे नहीं बताया गया है कि क्या ये 100 शेयर्स फाइनल कॉल में कलेक्ट कर लिए गए थे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 100 शेयर्स फाइनल कॉल तक कलेक्ट नहीं हुए थे। ओके, दैट मीन्स दिस 100 शेयर्स हैज गॉन, इसका पैसा चला गया है। ओके, फाइनल शेयर्स तक सेकंड कॉल तक नहीं आया था इसका। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट ये हो जाएगी कि ये फर्स्ट कॉल से भी माइनस होगा 100 शेयर्स और सेकंड शेयर से भी, सेकंड कॉल से भी माइनस होगा। ठीक है, गॉट इट। तो दोनों जगह से 100 शेयर्स माइनस होंगे। तो अब इसका अपन जनरल करते हैं। शेयर्स इश्यूड कितने हुए, 5,000, 5,000 सब्सक्राइब हुए 100 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी 10 है। ओके, तो ये देखो 50 रुपए आ गए, वही बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन मनी। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन से फिर शेयर कैपिटल पिताजी को दे दिए इतना। ठीक है, अब अपन आते हैं, बोल रहे हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में बोल रहा है 60, तो 60 का भी वही, ये ड्यू हो गया, ड्यू के टाइम पे पापा को प्रॉमिस कर दिया, फिर बेटे ने जाके कलेक्ट कर लिया, बैंक में डाल दिया, वो हो गया 3 लाख 3 लाख। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल 20 रुपए। ठीक है, अब पहले 20 रुपए मैंने डाला, तो ये वाला देखिए, नीचे वाला मत देखिए, ये वाला देखिए, इसमें फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री आ गई है। इस ड्यू एंट्री का मतलब होता है कि पापा को 1 लाख रुपए का प्रॉमिस कर दिया। बट अब आता है इसमें वो एंगल जिसमें 100 शेयर्स का एडजस्टमेंट करना है हमको एज ए कॉल सिनेरियर। अब 100 शेयर्स किसमें, फर्स्ट कॉल में नहीं दिए गए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटे को नुकसान हुआ। बेटे को एक्चुअल पैसा कितना मिला, मिलना था 1 लाख, बेटे को मिला 98,000। 2,000 चला गया किसमें, कॉल्स इन एरियर में। कैसे गया 2,000, आप खुद ही देखो कैसे गया। 100 रुपए और 20 रुपए, 2,000 हो गया। ठीक है ना, ओके, गॉट इट। तो 98,000 एक्चुअल रिसीव हुआ और हमारे जो बेटा है शेयर फर्स्ट कॉल को, उसको घाटा हो गया।
ठीक है। अब ये तो 100 फर्स्ट कॉल में भी नहीं आया, इसका मतलब सेकंड कॉल में भी फर्स्ट नहीं आया, क्योंकि इसका कोई मेंशन किए नहीं है कि वापस लिया है कि नहीं लिया। तो सेकंड कॉल में भी हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 डाल देते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, पहले इसको हम ड्यू करते हैं। फाइनल कॉल का ड्यू है 10। तो ये एंट्री पहले बन गई, वही पिताजी को प्रॉमिस करने वाली, 50,000 लाना है। लेकिन अब पिताजी को तो पहले से ही पता था, लड़के को तो पहले ही पता था, तो इसमें अब उसको दुख होने वाली कोई बात नहीं है। वो 100 रुपये यहाँ डाल देगा। उसको पता है 1,000 रुपये तो मिलने ही नहीं है। 1,000 रुपये क्यों नहीं मिलने, क्योंकि 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 होना है। 1,000 रुपये नहीं मिलना, कॉल सीन एरियर में जाना है, और 49,000 मिला। ठीक है। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ योर कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट आपको करना ही है। ठीक है। आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा कि इवन इफ इट हैज नॉट बीन मेंशन और कहीं पे पैसा नहीं मिला है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाएगा। एक हैबिट बना लीजिए कॉल्स इन अकाउंट की। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कॉल्स इन एरियर नहीं बनाते हैं और उसको डायरेक्टली बैंक से एडजस्टमेंट करते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट in terms of your in terms of your accounting in the company. But as far as your 12th uh, examinations are concerned, make a habit that you create calls in arrear account every time where the amount has not been received. Okay. So अब आने वाले दिनों में, अभी मैं जो नेक्स्ट आएगा, मैं एक और सवाल आपको करवाऊंगा कॉल्स इन एरियर का, एंड देन मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, जिस बैलेंस शीट में कैसे इसका एक बैलेंस शीट बनता है। आई नो आपकी किताब में बैलेंस शीट दिया हुआ है, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि किताब में जो दिया हुआ है, इट्स अ स्मॉल बैलेंस शीट। आप बोल सकते हो इट्स अ कैलकुलेटेड बैलेंस शीट्स, नॉट अ डिराइव्ड बैलेंस शीट। मैं आपको एक डिराइव्ड बैलेंस शीट दिखाऊंगा पहले, कि कैसे बैलेंस शीट बनता है। वो फंडामेंटली आपको क्लियर होना है, वो आपके एग्जाम्स में आपको नहीं बनाना है। ठीक है, बनाना तो वो छोटा वाला ही है, एक लाइन लाइबिलिटीज में, एक लाइन एसेट में। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज लाइबिलिटीज और एसेट का क्लियर करके बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये मूव कैसा होता है फ्रॉम जनरल एंट्री टू बैलेंस शीट। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and please promise me that you will definitely comment in case you think that I have missed something or you have any questions. Please don't hesitate, question पूछिए, and at the end do subscribe my channel. मैं frequently videos अपलोड करूंगा, और आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम सवाल आपको करवाऊं। ठीक है, चलो, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।